Hello and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnakar and today we are going to cover some of the very important writers from the Age of Revival. Okay, so Thomas Mallory will be our target, William Dunbar, Henry Howard and Thomas Eliot. You can get my lectures at 9 PM on a daily basis. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिसंबर एग्जाम में जाहिर करने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा। उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आई है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी। एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग से बनाया गया है। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसे आप आराम से अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे ऐसे टेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है, दैट यू आर गोइंग टू गेट पेपर 1 कंप्लीट कोर्स फ्री, ओके, फॉर फ्री। सो यू आर सेविंग 3600 रुपीज़। नाउ फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए आप जो है स्टोर पे जाके ग्लोबल ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, वहाँ पे ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप सर्च बार में जाके इंग्लिश लिटरेचर को सर्च कर सकते हो, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपको फीस, ड्यूरेशन कितनी है, हर बात जो है डायरेक्टली आपको शो हो जाएगी। नाउ आपको यहाँ पे जब आप कंटेंट पे सर्च करते हो, आपको यूनिट वाइज सारे चीज़ें जो है वीडियो लेक्चर्स दिख जाएंगे। आप डेमो भी ले सकते हैं, ठीक है। हर एक यूनिट में थ्योरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ अगर आप ग्लोबल ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे हर एक सेशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अ मेन कंसर्न, लेट्स टॉक अबाउट थॉमस मैलोरी फर्स्ट, राइट। नो, व्हेन यू टॉक अबाउट अ राइटर तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है उनके जन्म को लेके, when he was born, when he died, so there is a confusion, so that is why there is a 2 dates, ठीक है, 1393 or 1425 to 1470, ठीक है। You don't have to focus here, you just need to focus on the main work of Thomas Mallory, okay, so he is an English writer और सबसे फेमस वर्क जो है वो है ले मोर्टे दी आर्थर, ठीक है। इसकी पब्लिशिंग ईयर, इसकी क्या स्टोरी है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओरिजिनली कैसे लिखी गई है, क्या टाइटल है, सारी बातें जो है डिटेल में आपको ध्यान रखनी है। मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। ना ले मोर्टे दी आर्थर जो है, इट वॉज पब्लिश इन 1485। It was originally written as Le Morte d'Arthur. It was not Arthur, okay, d'Arthur. Now the death of Arthur, so it means the death of Arthur. Now मिडिल इंग्लिश प्रोज है। आपको किंग आर्थर के बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया है। it is actually a tale of about the legendary King Arthur. King Arthur है, गुनिवर है, लैंसलॉट है, मर्लिन है, द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। तो मैंने पहले ही बताया था, किसी भी पिछले टाइम क्या होता था, किसी भी राजा का पावर इस चीज़ में देखा जाता था कि उसके पास कितनी बड़ी राउंड टेबल है, ठीक है। नाउ रिटन इन प्रिजन में लिखा है इन्होंने ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं लिखा, जब वो प्रिजन में थे तब उन्होंने लिखा है। और प्रिंटेड एडिशन है इन 1485 में प्रिंट किया गया है विलियम कैक्सटन के द्वारा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। नाउ मूविंग ऑन, देखिए इसमें कितने बुक्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, और कौन कौन से बुक्स में कौन कौन से कैक्सटन कवर हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। बुक 1 कवर्स 1 to 4, बुक 2 कवर्स 5, बुक 3 covers 6, book 4 covers 7, book 5 covers 8 to 12, 6 cover 12 to what? 12 to 17. Then book 7 covers 18 to what? 19. Okay, then the last book, the book 8 cover 20 to 21. राइट, एडेप्टेशंस भी बहुत हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एडेप्टेशन आप देखोगे रेजिनाल्ड हेवेल्स का हुआ है, जो कि अनफिनिश्ड है। एक पोएम उन्होंने लिखी थी इसी नाम से, मोर्टे डी आर्थर। ओके, नाउ मूविंग ऑन अदर, लेट्स सी। अल्फ्रेड टेनिसन को आपको तो पता होगा, विक्टोरियन पोएट है ये। उन्होंने भी पोइट्री वॉल्यूम लिखी है, आइडल्स ऑफ द किंग। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द किंग आर्थर। देन द सेकेंड वन, T.H. White's The Once and Future King is a famous and influential retelling of Mallory's work.
राइट ना। जॉन स्टीनबर्ग ने भी यूटिलाइज द विंचेस्टर मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ थॉमस मेलोरी एंड अदर सोर्सेज द ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर हिज द एक्ट्स ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स। बहुत सारे जो हैं राइटर्स ने कवर किए हैं, जैसे जॉन स्टीनबर्ग ने रेफरेंसेस लिए हैं, टी.एच. वाइट ने लिए हैं, अल्फ्रेड टेनिसन ने लिए हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रेजिनाल्ड हेवर्स के बारे में मैंने अभी बताया आपको। नाउ मूविंग ऑन, उतनी बातें आपको कीजिए, आपको बेसिक स्टोरी भी करनी है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो है आपको बेसिक स्टोरी करनी है कि क्या हुआ है, ठीक है। आप समरी करोगे शॉर्ट में, 1 पेजेस तो जाओगे, ठीक है। नाउ विलियम डनबर, लेट्स कवर दैट। ना एक स्कॉटिश मकार है। अब आप समझिए स्कॉटिश मकार क्या होता है। बेसिकली ये टर्म जो है ना स्कॉटिश लिटरेचर से आया है, जो कि पोएट और बार्ड के लिए, जैसे पहले तो देयर वाज बार्ड, तो पहले के टर्म्स इसी तरह के होते थे, तो पोएट या बार्ड के लिए यूज़ किया जाता था, स्पेशली जो रॉयल कोर्ट पोएट थे, ठीक है, स्कॉटिश में। ना इट यूज टू रेफर टू अ नंबर ऑफ पोएट्स ऑफ 15 एंड 16 सेंचुरी स्कॉटलैंड। इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे रॉबर्ट हेनरिसन हो गए, आपको ध्यान रखना है, विलियम डनबर, गेविन डॉगलस। उन्होंने बहुत सारे डाइवर्स जॉनरा में अपने वर्क्स लिखे हैं इन दी पीरियड ऑफ द नॉर्दर्न रेनासा, ठीक है। अब रेनासा ऐसा नहीं है आप जाग रहे हो तो सामने वाला नहीं जाग रहा है, दूसरे देश में नहीं जाग रहा है, ऐसा नहीं होता ना। अब यहाँ पे देखिए 2004 में इन्हें नेशनल पोएट फॉर स्कॉटलैंड जो है की पोजीशन मिली, ठीक है, मकार को, जो स्कॉटिश मकार जो कह रहे हैं। तो विलियम डनबर भी एक स्कॉटिश मकार हैं, ठीक है, और किंग जेम्स द 4th के जो है कोर्ट से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड आपको मिलेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वर्क्स होते हैं और क्वेश्चंस अगर इस तरह के बने तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन, चलिए इनका वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर द लेमेंट फॉर द मकारीज, ठीक है। इट हैज़ अनदर नेम, I that inhale waste and gladness. What? I that inhale waste and gladness. ठीक है. Now a poem in the form of dance macabre. Basically dance of death. It was a kind of, it was not like dance. ये dance ऐसा नहीं है जो आप use करते हो, but it means the same. ठीक है, dance of death. अघोरियों को देखा है आपने, बनारस जाओगे ना, you'll see. Actually they celebrate death. So it's a kind of form where they used to celebrate death, okay. So every 4th line में, ये this is line, repeats the Latin refrain, Timor mortis contract me. This is, I feel there's a mistake here. I'll rectify it tomorrow, okay, on the comment section. Now it means fear of death troubles me. जो मौत का जो डर है ना वो मुझे परेशान करता है। So हर आप 4 लाइन के बाद इसे देखोगे कि इसमें रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो आपको भी परेशान करती होगी, लोगों को परेशान करती है इफ़ दे आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि डेथ इज़ इनएविटेबल। तो चीज़ें हैं, परेशान करती है। तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। द लेमेंट फॉर द मकारीज क्या था, एक वर्क था विलियम डनबर का, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, हेनरी हावर्ड, इट फील्स लाइक हावर्ड जहाँ पे हैरी पॉटर था ना, एक इंग्लिश नॉवल मैन है, पॉलिटिशियन है, पोएट है, और आपको ये जान के बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, चौंकोगे नहीं आप, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश रेनेसां पोइट्री, ठीक है, ये ध्यान रखनी है ना। लास्ट नोन पर्सन है जिनको जो एग्जीक्यूट किया गया था एट द इंस्टेंस ऑफ किंग हेनरी द 8th, ठीक है, एंड उन्हें जो है अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर के इंसान थे। कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट्स होने की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें जो है ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड बिहेडेड ऑन टावर हिल, ठीक है, उन्हें बिहेड करने की कोशिश की गई। टावर हिल वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है, आप जैसे यहाँ पे क्या है, जहाँ पे किरण बेदी शायद थी, एक जेल है ना, सो दैट काइंड ऑफ जेल इट वाज, बट वो पर्टिकुलरली एक एकदम क्या बोलते हैं, जेल नहीं थी, बट देयर वाज अ प्लेस, ठीक है। नाउ फर्स्ट इंग्लिश पोएट्स टू राइट इन द सोनेट फॉर्म विच शेक्सपियर लेटर यूज, तो ये इसलिए हेनरी हावर्ड को करना बहुत ज़रूरी था। टोटल्स मिसलेनी में भी इन्होंने ना पोएम्स
जो है इंक्लूड किए हैं, लिखे हैं। और ये बात भी आप जानिए कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने सोनेट लिखा है। उसके बाद शेक्सपियर ने उसे यूज़ ज़रूर किया है, फिर उसके बाद फेमस हुई है चीज़ें। ज़रा आपको हेनरी हॉवर्ड का नाम याद रखना है। नाउ द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू पब्लिश ब्लैंक वर्स, ये भी ध्यान रखना है, जो कि अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामेंटल होता है। ब्लैंक वर्स आपको पता होगा, इफ़ यू डोंट नो, डू नो, अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामेंटल होता है। इन द ट्रांसलेशन ऑफ द सेकंड फोर्थ बुक्स ऑफ वर्जिलस एनियाड, इन्होंने ट्रांसलेट किया है वर्जिल का एनियाड वर्क, और सेकेंड और फोर्थ बुक में ना इन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड, फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू यूज़ ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो ये आपको जो फैक्ट्स है ध्यान में रखनी है ना। यहाँ पे देखिए, व्याट एंड हावर्ड को, दोनों को अलग करके ना देखें, डू सी देम टुगेदर। Together, Wyatt and Howard, due to their excellent translations of Petrarch's sonnets, are known as the father of the English sonnet. तो पेट्रार्क तो पहले सोनेट के लिए बहुत फेमस है, मैंने पहले ही लेक्चर्स में आपको बताया है। तो पेट्रार्क के सोनेट को ट्रांसलेट करने की वजह से जो है दोनों को हम फादर्स ऑफ द इंग्लिश सोनेट कहते हैं। उसके बाद शेक्सपियर आए, शेक्सपियरियन सोनेट तो फेमस हुआ ही, क्योंकि हम अभी इसके बाद एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे, राइट। नाउ Wyatt introduced the sonnet form into English poetry. Wyatt ने introduce किया। Now Howard gave it the rhyming meter and the division into quatrains. और Howard ने क्या किया है, rhyming meter दी है, मतलब एक ने मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैंने जो है PPT बनाए, किसी और ने लेक्चर रिकॉर्ड किया। ठीक है, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। Now Wyatt ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है सोनेट को, हावर्ड ने राइमिंग मीटर दिया है, एंड द डिविजन इनटू क्वार्टरेंस, क्वार्टरेंस में इसको डिवाइड किया है। और टोटल्स मिसलेनी का पहले ही मैंने बताया, जो कि पब्लिश हुई थी 1557 को। इसमें 40 पोएम्स जो है हेनरी हावर्ड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इतनी बात अब ध्यान रखिए, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट थॉमस एलियट। तो सबसे पहली जो मैं आपको बता दूं, आपको ये बात जान के बहुत खुशी होगी, he was actually a supporter of women's education and all. He was a humanist. ठीक है, तो इंग्लिश डिप्लोमैट थे, स्कॉलर थे, और सबसे पहले ऐसे फर्स्ट प्रोमिनेंट है ऑफ द यूज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लिटरेरी पर्पसेस। इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेरी पर्पसेस के लिए यूज़ करने वाले हम कहेंगे कि बहुत लोगों में से एक ये भी हैं। ठीक है, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ कंसर्निंग द एजुकेशन ऑफ वुमेन। ही वॉज राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ लर्नड वुमेन। तो ये मैंने पहले ही अभी आपको बताया कि ये सपोर्टर थे ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ के, और हमेशा ये चाहते थे कि वुमेन के एजुकेशन पे बात हो, और वो लिखते भी थे ताकि लर्नड वुमेन को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, इनके वर्क्स हैं द डिफेंस ऑफ गुड वुमेन। Now, in this writing, he supported Thomas More and other humanist authors' ideas of educated wives. इनका मानना था कि जो educated wives होती है ना, इन्होंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए लिखा। उन्होंने थॉमस मोर और अदर जितने भी ह्यूमनिस्ट थे उनको सपोर्ट करने के लिए लिखा। और इनका मानना था कि जो वुमेन होती हैं, अगर वो एजुकेटेड होती है, इंटेलेक्चुअल होती हैं, तो क्या होता है, एक हस्बैंड के अच्छी कंपेनियन बनती है, एक इंटेलेक्चुअल कंपेनियन बनती है, जिससे जब आप चिल्ड्रंस के बारे में भी बात करो ना, तो उनकी भी एजुकेटेड मॉरल ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि वुमेन एजुकेटेड है, वुमेन इंटेलेक्चुअल है। ठीक है ना। सेकेंड वर्क है द बुक नेम्ड द गवर्नर। दिस इज द बुक नेम्ड गवर्नर, यू कैन प्रोनाउंस लाइक दैट। नाउ डेडिकेटेड टू किंग हेनरी द 8th। इसको डेडिकेट किया गया है किंग हेनरी द 8th को। नाउ इसे जो है द बुक ऑफ द गवर्नर भी बोला जाता है, जैसे मैंने अभी बोला। इसको 1531 में पब्लिश कराया गया है। तो मैं बता देती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसकी पब्लिशिंग डेट्स आप कहीं पे भी नोट डाउन करके रखो, और हमेशा एक सीक्वेंस में लिखो। ठीक है, ताकि ना आप देखो भी, आपको अगर याद भी नहीं हो ना, तो देखो तभी वो चीज़ आपको दिमाग में आए कि चलो हाँ ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो यू विल गेट टू नो। एंड ऑल्सो डिस्कसेस एथिकल डिलेमास इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द टाइम। तो उस टाइम के जितने भी एथिकल डिलेमास थे, क्या क्या परेशानियाँ आती थी, किन किन उलझनों में लोग फंसते थे एजुकेशन सिस्टम को लेके, उसके बारे में भी ही वॉज टॉकिंग। एंड इट इज़ द एविडेंस ऑफ द इम्पैक्ट दैट रेनेसां ह्यूमनिज्म हैड ऑन प्रोज राइटिंग। जो भी प्रोज राइटिंग पे रेनेसां ह्यूमनिज्म का जो भी इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बारे में भी आप जो है इसके इन्फ्लुएंसेस देख सकते हो, उसका असर देख सकते हो इस वर्क में। Now moving on to the third work, of the knowledge which make the
a wise man. Okay. Now let's focus on the title. This is Mekht, a wise man. Okay. This is together. Mekht, a wise man, which was published in 1533. Now moving on to the next slide. अब भी वर्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इस पर डिटेल में आप ना जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है. फोर्थ है द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ट्रांसलेटेड आउट ऑफ प्लूटार्क 1535. पब्लिशिंग ईयर ज़रूरी नहीं है. डिक्शनरी है एक 1538. ये आप ध्यान रखिएगा डिक्शनरी, क्योंकि और भी राइटर्स हैं जिन्होंने डिक्शनरीज लिखी है, तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे कि आप क्रोनोलॉजिकल में बिठाओ, ठीक है, कि कौन से राइटर ने क्या क्या लिखा है. तो इस तरह से जो है आपको दे सकते हैं. नाउ सिक्स्थ है द कैसल ऑफ हेल्थ विच वॉज पब्लिश इन 1539. ठीक है. मूविंग ऑन, वी हैव completed today's lecture. We'll talk about other writers or other things in the upcoming lectures. Thank you so much for your participation and all the very best. Keep on revising things, right? Thank you.